हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो लास्ट जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वो अपन ने क्लियर कर लिया पूरा, है ना, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज अपना जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है ना बुक में, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो चैप्टर का जो नेम है सबसे पहले हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, नेम क्या है चैप्टर का? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या है, एक तो हाइट क्या होती है और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है ना। देखो, हाइट नॉर्मल भाषा ऊंचाई, नॉर्मल लैंग्वेज में ऊंचाई कहते हैं ना इसको, और इसको दूरी कहते हैं। ठीक है, समझना, भूलना मत। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखो जो हाइट होती है वो हमेशा वर्टिकल लेंथ होती है। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है वो हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, जहाँ पर हाइट और नहीं, जहाँ पर डिस्टेंस का जो लास्ट पॉइंट और हाइट का जो लास्ट पॉइंट जब मिलता है तो एक राइट एंगल बनता है। पता है ये तो राइट एंगल बोलते हैं ना, समकोण त्रिभुज, मतलब समझ रहे हो, समकोण। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस ये और ये हाइट। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा हॉरिजेंटल होती है और जो हाइट होती है वो हमेशा वर्टिकल लेंथ होती है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लेंथ है ना, मतलब ये क्षैतिज तल है और ये ऊर्ध्वाधर तल है। समझ मेरी बात? ये क्या है? हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। समझ मेरी बात? ठीक है, तो हाइट क्या होती है पता होना चाहिए सबसे पहले आपने को। ठीक है, हाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन, हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम any particular point of the नहीं, हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल लेंथ। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द हॉरिजेंटल लेंथ। मतलब इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी क्या होगा? जैसे जो हाइट है, मतलब जो हाइट क्या, ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो होती है उसका जो माप है किसी बिंदु से, हाइट ये है ना, वर्टिकल लेंथ है ना, वर्टिकल यानी खड़ा है ना, हाइट ऊर्ध्वाधर रहते हैं, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल। समझ में आएगी बात? तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या है? हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द वर्टिकल लेंथ, है ना, मतलब किसी ऊर्ध्वाधर तल का वह बिंदु है ना, ऊर्ध्वाधर तल के बिंदु से ली गई जो दूरी है ना उसका, जैसे ये ऊर्ध्वाधर तल है, इसका जो पॉइंट है लास्ट है ना, यहाँ से जो दूरी मेजरमेंट की जाती है जहाँ तक है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी जगह अगर डिस्टेंस हो जाए है ना, तो इस जगह क्या आ जाएगा? खाली डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस, एंड इस जगह हॉरिजेंटल लेंथ।
ठीक है। हॉरिजेंटल यानी क्या होता है, देखो अगर नहीं पता चलता तो मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, और जो हाइट है वो हमेशा वर्टिकल लेंथ होती है। ठीक है, मतलब देखो हाइट हमेशा ऊंचाई, जैसे यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर देख रहा हूँ है ना, तो लेंथ लंबी होगी। जैसे कि ये चौक है, ठीक है, ये चौक है तो इसकी ये क्या है, हाइट है ये। अगर इसको मैं कर दूँ ऐसे तो हॉरिजेंटल बेस पे, ठीक है, और ये वर्टिकल लेंथ है, समझ में, ये हॉरिजेंटल लेंथ होगी इसकी। ठीक है, और ये वर्टिकल लेंथ, ये समझ है ना, ऊंचाई और दूरी, समझ में आएगी बात। अब देखो इसमें आगे क्या है, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, क्या है मतलब जो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए हाइट होती क्या है और डिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, वैसे तो पता ही है तुमको हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, लेकिन बट फिर भी थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना है ना, हाइट एंड डिस्टेंस कोई नहीं पूछता है ना, अपने को क्या पढ़ना है, दो एंगल है इसमें ना, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण और इसको ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसमें सारे क्वेश्चन इन एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन एंगल क्या होता है। ठीक है, देखो मैं इनको जो है अपनी जो लैंग्वेज है उसमें समझना है। ठीक है, अब देखो उन्नयन कोण, ठीक है, देखो जैसे कोई लेंथ है ना, जैसे मेरी आंख, ठीक है, मेरी आंख में अगर सीधा देखता है ना स्ट्रेट, तो मेरी आंख का हॉरिजेंटल क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजेंटल लेंथ ये होगी, मैं इस हाइट पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी आंख की हॉरिजेंटल लेंथ ये होगी। ठीक है, फिर मैं मेरी आंख से उस फैन को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे उस फैन का जो पॉइंट है, उस फैन के पॉइंट से मेरे आंख का जो पॉइंट है ना, मेरी आंख का जो स्टार्टिंग पॉइंट, फैन का लास्ट पॉइंट, ठीक है, वहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बन रही है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, जैसे ये मेरी आंख, ठीक है, मैं देख रहा हूं स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट देखा, फिर मैं ऊपर यहां पंखा है, फैन है, ठीक है, इसको देख रहा हूं, इस फैन को मैंने देखा। ठीक है, तो जहां तक मेरी आंख आई का जो लास्ट पॉइंट था और फैन का जो पॉइंट था, वो जब मिलता है ना तो राइट एंगल बनता है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी जो डिस्टेंस का लास्ट पॉइंट और हाइट का लास्ट पॉइंट जहाँ मिलेगा है ना, तो उसके बीच में जो बनेगा फिर वहां क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो मेरी अपन क्या पढ़े थे, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो मेरी आंख यहां पे और यहां पे, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मेरी आंख का जो हॉरिजेंटल लेंथ और फैन को देखा उसकी लेंथ, ठीक है, तो इन दोनों ऐसा गैप बना, ठीक है, ये गैप बना, तो इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, मतलब
सीधी सी भाषा लैंग्वेज बता दूं, अपनी आंख से ऊपर की ओर देखना है ना, मतलब अपनी आंख के ऊपर की ओर देख, जहां कहीं भी देखो है ना, लेकिन बेस तो तुम्हारा यही रहेगा भाई, तुम्हारी आंख का बेस, ऐसा थोड़ी आंख बाहर निकल जाएगी। तो मेरी आंख का बेस यही है ना, अपनी आई का, भले कितना भी ऊंचा देखे, डजंट मैटर, ठीक है। अपनी आंख का जो बेस है ना, उस बेस से जहां भी देखें उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, मतलब उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। देखो हिंदी समझाना, हिंदी वाले भी ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं है, सीधी सी भाषा बता देता हूँ कि जो अपनी आंख से जो ऊपर को देखते हैं और उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं ना। देखो जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन अपने को जानकारी में होना चाहिए कि भाई इसको ये बोलते हैं। समझ में आ गया बात, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। फिर से देखो, मतलब अपनी आंख के जो बेसमेंट है, बेस है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ से जो हाइट का जो लास्ट पॉइंट है ना, मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ, तो जो 10th फ्लोर है वहां से लेके मेरी आंख, ठीक है, और जहां मेरी आंख का जो है हॉरिजॉन्टल, उस लेंथ, वो लेंथ हो गई पूरी है ना, और उसके लास्ट पॉइंट से मेरी आंख का जो पॉइंट है, ठीक है, तो उसके बीच में एंगल यही बनेगा। तो तुम खड़ी बिल्डिंग को देख रहे हो, यहां से खड़ा हुआ एक आदमी इस बिल्डिंग को देख रहा है, तो उसकी बेस क्या होगा, यही होगा कि सीधी सी बात है, समझने वाली, ठीक है। तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाऊंगा, तुमको पता चल जाएगा। अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, ठीक है, उसमें अपन ऊपर की ओर देख रहे थे, राइट। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसमें अपन नीचे की ओर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, जैसे ये मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और ये मेरी आंख का जो है हॉरिजॉन्टल पाथ है, ठीक है। अब मैं यहां से देख रहा हूं नीचे, तो फिर से इसकी जो लेंथ है वो हाइट मिल जाएगी। भाई ऊपर से नीचे देखो या नीचे से ऊपर देखो, हाइट तो रहनी दे है ना, कैसे भी देखो। भाई मैं अभी पिछली बार क्या था कि नीचे से 10 फ्लोर की बिल्डिंग को देखा, अब ऊपर से 10 फ्लोर से नीचे देखो तो हाइट तो बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर से हाइट बनी, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहां जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल इजी है। देखो एक बार मैं फिर से, देखो वही चीज थी, अभी मैं बता रहा था कि अपन आंख से जो है हाइट पे देखते हैं ना, ऊपर की ओर देखना है, ठीक है। तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मतलब उन्नयन कोण बोलते हैं। और अपनी आंख से नीचे की ओर देखना, समझ में आ रही बात, नीचे की ओर देखने को एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन तो देखो बताते हैं, बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो एक फिगर में बना देता हूँ, सीधा साधा इजी एकदम, ताकि तुमको पता चल जाएगा कि होते क्या है एंगल, ठीक है। ये कोई इंसान है, ठीक है, इंसान, ये उसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ये, ठीक है। राइट, और इसी नज़र से ये ऊपर देख रहा है और इसी नज़र से ये नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और ये हो गया ठीक है। समझ में आ गई बात, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधी। भी मैंने तुमको क्या, अपनी जो आंख का जो हॉरिजॉन्टल मतलब नज़र, पर अपनी जो नज़र है वो तो यहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं है ऊपर बैठ देखोगे तो ऊपर चली जाएगी नज़र तो वही है। समझ में आ रही बात, तो ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आ गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया, दोनों एंगल है और दोनों का वर्णन है। और देखो एक इसमें एक ट्रिक है, बता देता हूँ। जो भी अपन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उसमें हमेशा tan थीटा अपने को फाइंड करना रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फिगर ऐसा बनेगा ही बनेगा जिसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा है ना, या एज दे रखी है, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखी है ना,
तो अपने को ऊंचाई निकालनी है इसकी, है ना। तो सीधा सा मैं बता देता हूँ, tan 60 लगेगा अपॉन h अपॉन a, ठीक है। h मतलब l अपॉन a, l कितना है h, a कितना है 30, और 60 डिग्री का क्या है फॉर्मूला रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को h फाइंड करना है। समझ आ रही बात? ये मेथड है, मतलब इसका हमेशा tan थीटा, हमें जरूरी नहीं है 100% tan थीटा लगे, है ना, sin थीटा भी लग सकता है, उसको फिर अपने को चेंज करना होता है। समझ में आ गई बात? तो अपन नेक्स्ट, आज तो अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन उसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। वेलकम 10th क्लास। लास्ट हमने जो हमारा चैप्टर ड्रॉप किया था वो था लेसन 5 हीरो। उसमें हम पढ़ चुके थे कि कैसे स्वामी की स्टोरी थी। मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, स्वामी की स्टोरी है फादर के और सन के बीच में बात चल रही थी कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें टाइगर और एक बॉय के, लिटिल बॉय के बीच की फेस टू फेस की फाइट थी। उस इंसिडेंट पे फादर और सन के बीच में, यानी कि स्वामी और स्वामी के फादर के बीच में एक छोटा सा डिस्कशन चलता है, और उसके फादर उसी की बात के ऊपर उसको चैलेंज कर देते हैं कि आज उसको उसके ऑफिस रूम में सोना है। तो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट हमने यहीं पे ड्रॉप किया था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। स्वामीज फादर सैड ग्लूमिंगली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। अब जब ये डिस्कशन चल रहा था तो स्वामी फादर के सामने ही बैठा हुआ था और उन्होंने अपना न्यूज़पेपर जो था वो ऐसे ही रफ समेट कर अपनी लैप में, लैप मतलब गोद में रख रखा था। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. अब ही प्रेड, यहाँ पे ही किसके लिए है? स्वामी के लिए। स्वामी क्या प्रे कर रहा था कि मेरे फादर वापस से, हे भगवान, फादर जो है वापस से न्यूज़पेपर खोलकर अपने फेस के ऊपर रख दे ताकि वो फटाफट से वहाँ से बिना आवाज़ किए निकल जाए, क्योंकि वो ऑफिस रूम में नहीं सोना चाहता था, वो अकेले सोने से डरता था। इसलिए ठीक है, मैं वापस वहाँ से निकल जाऊँ और दोबारा जब बुलाएं उससे पहले ही जाकर सो जाऊं ताकि उसको अकेला न सोना पड़े। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रस्टेडली द न्यूज़पेपर एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस। जैसा कि उसकी प्रेयर के करते ही तुरंत आंसर आया और उसकी जैसे प्रे जो उसने की थी वो तुरंत एक्सेप्ट हो गई। उसके फादर ने न्यूज़पेपर को उठाया और अपने फेस के आगे खोलकर पढ़ने स्टार्ट कर दिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटॉड अवे टू हिज बेड इन अ पैसेज। और जैसे ही उसके फादर ने न्यूज़पेपर को खोला उनके सामने पढ़ने के लिए, चुपके दबे पाँव, टिपटॉयड होता है दबे पाँव, बिना आवाज़ किए पंजों पर चुपचाप चलना, वहाँ से अपने आप को चुपचाप वहाँ से गायब करके उस पैसेज में चला गया जहाँ पर उसके बिस्तर हुआ करते थे, जहाँ पर वो अपनी ग्रैनी के साथ सोया करता था। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड रिमार्क, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। अब वो रोज़ तो उसकी हैबिट है नहीं इतना जल्दी सोने की, तो जैसे ही वो बिस्तर में आके सो गया तुरंत ग्रैंडमदर ने उसको पूछा कि क्या तुम अभी से सोना चाह रहे हो? डोंट यू वांट अ स्टोरी। अब रोज़ की उसकी हैबिट थी कि वो अपनी दादी माँ से, ग्रैंडमदर से स्टोरी सुना करता था। तो उसने दादी माँ ने उससे, ग्रैनी ने उससे क्वेश्चन पूछा, डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी नहीं सुनना चाहते? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन टू साइलेंस हिज ग्रैनी बट दैट गुड लेडी शो नथिंग। स्वामी ने जैसे ही ग्रैनी ने पूछा क्या तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी, तो स्वामी ने एक बहुत वाइल्ड रिएक्शन दिया, यानी जंगलियों की तरह उनको ना का इशारा किया कि चुप रहो, और वापस से सोने के लिए उनको इशारा करने लग गया। बट दैट गुड लेडी शो नथिंग। लेकिन क्योंकि दादी माँ को तो, ग्रैनी को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या बात हुई है, इसलिए उनको कोई भी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ
ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। जब उसने देखा कि ग्रैनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो वापस से बिस्तर पे गिरा और अपने मुंह पे ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, अपना मुंह कवर मत करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम सच में सोना चाहते हो? स्वामी लर्न ओवर एंड विस्पर्ड प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी। तो स्वामी ने धीरे से कहा कि प्लीज प्लीज ग्रैनी चुप रहो, कुछ मत बोलो, मुझे मत बुलाओ, क्योंकि उसको क्या डर था, उसकी आवाज़ सुन के उसके फादर आ जाएंगे और फादर आएंगे तो क्या होगा, उसको वहाँ से उठाकर ऑफिस रूम में सोने के लिए ले जाएंगे। डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लेट मी एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर। उसने एक और बात क्या कही कि पहले तो रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ 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 चुप हो जाओ, मुझसे कोई बात मत करो और मुझे कुछ भी मत कहना, मुझसे कोई बात मत करना और मुझे मत उठाना, मुझे बुलाना ही मत, चाहे घर में आग ही क्यों ना लग जाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इस वक्त नहीं सोया तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. अब वो उसने फिर से अपने मुंह पे ब्लैंकेट रख दी और स्नॉड करने लग गया, खरांटे लेने लग गया, जैसे कि उसको बहुत ही गहरी नींद आ रही है। लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी जो ब्लैंकेट थी वो पुल की खींच ली किसी ने, और वो किसने खींची होगी? फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम। वो वहाँ पर उसके फादर खड़े थे और उन्होंने उसकी ब्लैंकेट जो थी खींच ली। स्वामी गेट अप ही सेड, उन्होंने क्या कहा? स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक्ड लाइक एन apparition in the semi-darkness of the passage which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp. अब apparition भूत जैसे बहुत बड़े, क्योंकि उस पैसेज के अंदर उस हॉल की थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी, अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं, तो हल्का हल्का सा अंधेरा था। ऐसे में उनकी जो वो जो खड़े थे वो एकदम बड़े से विशाल राक्षस की तरह या डेविल की तरह दिख रहे थे, भूत की तरह दिख रहे थे, और उनकी प्रेजेंस अभी तो स्वामी के लिए वैसी ही थी। स्वामी स्टार्ड एंड ग्रून्ड एज इफ इन स्लीप। स्वामी ऐसे उठता है जैसे कि वो बहुत गहरी नींद से उठा हो। फादर सेड गेट अप स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। फादर ने उसको दोबारा से हिलाते हुए कहा स्वामी उठो और मेरे साथ चलो, जबकि ग्रैनी कह रही है कि रहने दो ना, तुम उसको क्यों बार बार हिला रहे हो। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द 4th टाइम एंड स्वामी गॉट अप। ग्रैनी ने फादर ने फिर से उसको 4th टाइम कहा कि तुम उठो, और फाइनली जो स्वामी है उसको अपने फादर की बात तो माननी ही थी और वो फाइनली उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, took it under his arm and said come with me। अब फादर ने क्या किया, उसके जो बिस्तर थे उसको रोल करके अपने आर्म्स में दबा दिया और उसको कहा कि चलो तुम मेरे साथ साथ चलो। Swami looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room। स्वामी ने बहुत ही दुखी मन से अपने ग्रैनी के सामने देखा, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, तो वो प्लीडेडली अपने ग्रैनी के सामने देख रहा था कि शायद अब ग्रैनी जो है वो मुझे रोक सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चुपचाप गर्दन झुका के अपने फादर के पीछे ऑफिस रूम में जाने लग गया। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक अपील टू हिज मदर एंड शी सेड व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस। यस, वाई डू यू टेक टू ऑफिस। मैं थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ ताकि मुझे भी दिखाई दे थोड़ा। यस, ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक। अब जब वो ऑफिस की तरफ जा रहा था तब उसकी मदर ने भी उसको जाते हुए देखा। उसने भी काफ़ी प्लीडली अपने मदर की तरफ देखकर ये कहा कि देखा, सिर्फ इशारे से कहना चाह रहा था कि वो ऑफिस रूम में नहीं सोना चाह रहा, तो उसकी मदर भी कह रही है कि क्यों इसको वहाँ पर ऑफिस रूम की तरफ ले जा रहे हो, ये तो हॉल में सोता है। आई डोंट थिंक सो फादर सेड एंड स्वामी श्रंक बिहाइंड हिम विथ bowed head।
उसके फादर ने उसकी मदर को क्या आंसर दिया कि अब मुझे नहीं लगता कि ये हॉल में सोना चाहता है या सोएगा, इसको तो ऑफिस रूम में ही सोना है। और स्वामी की रिएक्शन क्या थे? बोर्ड हेड, यानी कि गर्दन झुका के चुपचाप पीछे पीछे फादर के चल रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी क्या कह रहा है कि मुझे हॉल में सोने दो। उस पैसेज में जहाँ सोता था ना, वहाँ पे उसके लिए मना किया कि चलो मुझे हॉल में ही सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपका ऑफिस रूम है काफ़ी डस्टी है, काफ़ी धूल मिट्टी वाला है, वहाँ की लॉ बुक से बड़ी बड़ी सी जाड़ी जाड़ी सी लॉ बुक से, और उसके बीच में कई स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, कई बड़े बड़े वेब्स भी हो सकते हैं, मकड़ी के जाले भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, मकड़ी भी हो सकती है, तो मैं वहाँ पर सोना नहीं चाहता हूँ। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। उसके फादर के पास उसके हर क्वेश्चन का रिप्लाई था, तो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई स्कॉर्पियंस नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बेंच पे भी सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? क्या, तो अब वापस से क्या कह रहा है कि क्या मैं लाइट लगा सकता हूँ उस रूम में? नो, यू मस्ट लीन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। अब उसके फादर उसको क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें सोने की आदत होनी चाहिए, और ये हैबिट की बात है कि हम जब रात को सोते हैं तो घर की सारी लाइट्स ऑफ करके ही सोते हैं, रेयरली कोई डिम लाइट ऑन होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक दो लाइन और देख लेते हैं। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? अब वो एक और क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट में हम डोर ओपन तो कर सकते हैं, तो ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड नाइट। अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, तुम डोर ओपन कर सकते हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम रात को उठ के दौड़कर अपनी ग्रैनी के पास सोने के लिए नहीं जाओगे। If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your school. अब अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मान के चलो कि तुम अपनी स्कूल के लाफिंग स्टॉक बन जाओगे, यानी कि ये बात, ये इंसिडेंट कि तुम डरपोक हो, मैं तुम्हारे स्कूल में कह दूंगा। ऐसा उसके फादर कह रहे हैं कि मैं ऐसा स्कूल में बता दूंगा कि तुम रात को अंधेरे में डरते हो और अपनी ग्रैनी के पास सोते हो, इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। यस, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हार्ड वर्ड्स जैसे कुछ खास है नहीं, फिर भी अगर आपको लगते हैं तो डिक्शनरी से मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। विद्यार्थियों, हम पिछले अध्याय में क्लास 8, 9, 10 तीनों कॉमन वीडियो बना रहे थे व्याकरण संबंधित, जिसमें कक्षा 8 से 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों के लिए, और आगे की कक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो हमारे व्याकरण का जो भी सिलेबस आता है, वो सब पूरा संपूर्ण सिलेबस हमारे 8 to 12 तक में पैमाने आगे भी क्लासों में काम आएगा। लेकिन फिलहाल कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए व्याकरण के लिए टॉपिक है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे, सकर्मक, अकर्मक, उनकी परिभाषा क्या होता है पूरा समझा दिया था। आज दूसरा वीडियो है भाग 2, जिसमें रचना के आधार पर क्रिया के प्रमुख भेदों की बात हम करेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखें कि क्रिया में पार्ट 2 है, रचना के आधार पर क्रिया के प्रमुख भेदों की बात करें तो हम रचना के आधार पर मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामधातु क्रिया, कुल 6 प्रकार की क्रियाओं को हमने यहाँ बताया। और भी आती है, नामधातु के बाद भी बहुत सी क्रियाएं 1-2 और हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए 8, 9, 10 तक की, तो इनमें मुख्यतः 6 क्रियाएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर पहली क्रिया है जिसे मूल क्रिया कहते हैं। तो मूल क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कोई प्रत्यय, उपसर्ग आदि प्रयुक्त नहीं होती, अर्थात वह क्रिया जिसमें उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग नहीं किया जाता।
अर्थात मूल क्रिया होती है। जैसे संस्कृत में धातु कहते हैं, जैसे चल धातु, पट धातु, पट धातु, इस प्रकार जो भी हैं, तो यहाँ पर चल, खा, पी ये मूल धातु है, इनमें किसी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे राधा हमारे कर्ता हैं और चल, चल मूल धातु है, राधा चल, मोहन सेब खा, मोहन कर्ता है, सेब कर्म है और खा हमारी क्रिया है। इसके साथ अगर हम क्रिया के साथ प्रत्यय और उपसर्ग, मूल क्रिया के साथ प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह क्रिया यौगिक क्रिया का रूप बदल जाएगी। तो मूल क्रिया में क्या होगा? मूल क्रिया वह क्रिया होगी जिसमें उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के साथ कोई प्रत्यय, उपसर्ग आदि जुड़ जाता है। तो क्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय से रहित होगी तो कौन सी? मूल क्रिया में जाएगी, और उपसर्ग और प्रत्यय सहित होगी तो यौगिक क्रिया बन जाएगी। जैसे चलता, खाता, पीता, या हमने देखा था कि चल, चल के साथ ता प्रत्यय लगा, चलता। खा क्रिया है जिसके साथ मूल क्रिया के साथ ता प्रत्यय लगाया तो खाता, और पीना के साथ ना भी लगा सकते हैं, ता भी लगाया, पीता या पीना। जैसे मोहन हल चलाता है, मोहन करता है, हल कर्म है, चलाता क्रिया है। जैसे हम एग्जामिनर प्रश्न वैसे पूछता है, आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखना है हमें कि क्रिया किस आधार पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न अगर कर्म के आधार पर पूछा गया है तो हमें यहाँ पर सकर्मक क्रिया बतानी है। मोहन हल चलाता है, क्या चलाता है? सकर्मक क्रिया, हल चलाता है। लेकिन अगर हमें क्रिया में ऑप्शंस दिया हो या यौगिक क्रिया, मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया या रचना के आधार पर क्रिया के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें यही बताना है कि यौगिक क्रिया होगी, क्योंकि मोहन हल चलाता है, यहाँ चल धातु के साथ या मूल क्रिया के साथ ता हमारा प्रत्यय लगा है, राधा दूध पीती है। इस प्रकार पीना जो पी क्रिया है इसके साथ ती शब्द या ता शब्द ना प्रत्यय लगता है तो वहां पर यौगिक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाओं में क्या होता है कि एक क्रिया तो होगी ही होगी, लेकिन एक क्रिया के साथ एक से अधिक, अर्थात दो क्रिया भी हो सकती है, दो से अधिक क्रिया भी हो सकते हैं। जब या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया होगी, जिसमें एक तो मुख्य क्रिया होगी और उसकी एक सहायक क्रिया होगी और दोनों का संयोग होगा। अगर दोनों का संयोग नहीं होगा तो वह संयुक्त क्रिया नहीं होगी। एक क्रिया होगी तो या तो एक कर्मक क्रिया, सकर्मक में हमने माना एक कर्मक, द्विकर्मक दो कर्म हो कर्म के आधार पर, और संयुक्त क्रिया वहां होगी जहां, क्योंकि पहले वाले वाक्य में हमने देखा यौगिक क्रिया में मोहन हल चलाता है या चलाता एक ही क्रिया है चलाना, लेकिन यहाँ संयुक्त क्रिया में अपन देखते हैं तो अतिथि आने पर स्वागत करो। अब अतिथि आने पर, आना क्रिया है हमारी, मूल क्रिया है, क्योंकि अतिथि आए इसके बाद ही स्वागत होगा। ऐसा नहीं है कि अतिथि आने से पहले हम स्वागत कर ले, क्योंकि आना क्रिया मूल है तो यहाँ मुख्य क्रिया आने और सहायक क्रिया क्या होगी? स्वागत करना। तो इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके, कर्ता जब स्वयं कोई कार्य नहीं करता और किसी अन्य से काम करवाता है, जब कर्ता खुद नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाएं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया, या तो उसको प्रेरित करता है या उसको करवाने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, यहां हम बात करें सरपंच ने तालाब बनवाया, ऐसा नहीं है। सरपंच ने तालाब बनवाया, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसका अर्थ यह है कि सरपंच ने तालाब नहीं बनाया। मूल बात ये सोचे कि सरपंच ने तालाब नहीं बनाया है, तालाब बनवाया है। बनाया किसने? मजदूरों ने बनाया है। तो सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। जब यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य, कर्ता कौन है? सरपंच। सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, किया किसने है? गांव के लोगों ने, मजदूरों ने काम किया, इसलिए गांव में तालाब बनवाने का काम मजदूरों ने किया। लेकिन प्रेरणा किसकी थी? काम किसने करवाया? सरपंच ने। अगर यह सरपंच की जगह हम किसी और का नाम लिख ले तो भी सरपंच की जगह कलेक्टर कर दें
सचिव कर लें, जो भी नाम बदल दें, तो यहाँ पर नाम कर्ता बदल जाएगा, लेकिन बाद में तो गांवों के सदस्य ही रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा देखें, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़वाया। अब यहाँ पर हम देखें तो अध्यापक स्वयं ने पाठ नहीं पढ़ा है, पढ़वाने का काम किसने किया है? अध्यापक ने पाठ पढ़वाया, किससे? छात्रों से, स्वयं अध्यापक ने नहीं। जैसे उसी प्रकार हम देखें कि बिजली विभाग ने बिल भरवाया, जैसे बिजली विभाग ने स्वयं बिल नहीं भराया, बिल क्या किया? भरवाया, है ना। प्रधानाचार्य ने छात्रों से वृक्षारोपण करवाया, तो वृक्षारोपण किसने किया? प्रधानाचार्य ने किया? नहीं, प्रधानाचार्य ने निर्देश दिया, प्रेरित किया हमें, और हमने क्या किया कि उसका वृक्षारोपण किया। इसलिए स्वयं कार्य करता नहीं करके कोई अन्य से करवाएं, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट बात करें पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया से हम पहले ही समझ जाते, पूर्वकालिक अर्थात पहले कोई समय में घटित होने वाली क्रिया, एक क्रिया बाद में घटित होगी। जब ऐसी दो क्रियाएं आए जिसमें एक काम पहले संपन्न होता हो, दूसरा काम बाद में, जैसे देखिए अपन, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो देखें, अब पूर्वकालिक क्रिया में और भी सरलता समझना हो, उसकी पहचान करनी हो, तो हमें क्या करना है कि मूल धातु में, जो हम देखते हैं संस्कृत में मूल धातु है, तो मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे यहाँ मूल क्रिया बालक, पढ़कर सो गया, यहाँ बालक है, कर्ता पढ़ मूल धातु है, उसके साथ कर लगा, पढ़कर सो गया, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, मोहन खाकर खेलने गया। इस प्रकार के जो है पूर्वकालिक क्रिया बनती है। उन दोनों क्रियाओं के मध्य मुख्य क्रिया जो पहले वाली क्रिया होगी, जिसमें कर लगेगा और बाद में दूसरा कार्य होगा, दूसरा काम होगा। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होते हैं, ले वो किस रूप में? धातु के रूप में। वे अपने आप में कोई क्रिया नहीं होते, मूल रूप में क्रिया नहीं होती है, क्रिया से भिन्न शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इनको अलग नाम देना चाहिए, कृदंत, है ना, प्रत्यय उपसर्ग लगा करके हम इसको क्रिया बनाते हैं, क्रिया मूल रूप में नहीं होती है। जैसे हाथ हमारी संज्ञा है, हाथ से हथिया नाम धातु शब्द बना और उससे हथियाना। जैसे मालिक ने मकान हथियाया, मालिक ने मकान हथियाता छीन लिया, मालिक ने हमसे क्या ले लिया? मकान हमारे से छीन लिया। उसी प्रकार आप अपना सर्वनाम शब्द है, अपना से अपनाना क्रिया बनी है। इस प्रकार हमारी 6 प्रकार की ये रचना के आधार पर बात करें तो मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनके बारे में अध्ययन है। इससे नेक्स्ट चलते हैं तो आगे बात करें काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद अपन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। हम जानते हैं भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब भूतकालिक क्रिया में क्या होगा? भूतकालिक क्रिया में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का पता लगे, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। इन दोनों वाक्यों से यह पता चलता है, वाक्य क्या पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल में हो गया था। दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया में क्या था? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान कार्य समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे विमल पुस्तक पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है। इससे हमें वर्तमान काल का बोध होता है कि विमल अभी पुस्तक वर्तमान में पढ़ रहा है और सीता भी गाना गा रही है। इसी प्रकार तीसरा काल देखें भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। अब भविष्य काल में जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, यहां दिया है मोहन छुट्टियों में जयपुर जाएगा। आने वाले भविष्य में कोई प्री प्लानिंग, अपने बाद की जो प्लानिंग कर रखी है हमने, कोई योजना बना रखी है कि जैसे मुझे आगामी आने वाले
शनिवार को उदयपुर जाना है, तो उस प्रकार आने वाले समय में कोई कार्य होगा, वहां पर कौन सी काल आएगा, भविष्यत काल आएगा। मोहन छुट्टियों में जयपुर जाएगा, राधा निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो इस प्रकार वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होगी। इन तीनों प्रकार की क्रियाओं के बारे में तो काल पहला हमने देखा था रचना के आधार, पहला क्रिया के प्रमुख भेद कितने, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर 2, सकर्मक अकर्मक, रचना के आधार पर 6 और काल के आधार पर 3, कुल कितने 2, 6, 8 और 3, 11 प्रकार के। इस प्रकार आज क्रिया का हमारा ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है। आगे कल नया कोई अन्य टॉपिक लेकर के फिर आपको आगे क्लास 8, 9, 10 कॉमन सब्जेक्ट के हिसाब से कॉमन कोई वीडियो लेकर के आपको बताएंगे। धन्यवाद। Good morning, students. We again start with the last left topic, and previously, if you remember, we had studied the 3 sectors of economy and how they influence the economy. तीनों sectors कैसे क्या करते हैं. Now here's a very interesting topic, and if you can see, let me zoom it. The topic says that yes, historical change in sectors. Now what is historical sector? First of all, we will have to just understand what is change in sector. So for that, let's do one thing. Now for that I will have to show you. First of all, we discuss the 3 sectors. Now which were the 3 sectors? First one was primary, okay, and then secondary, and third was tertiary. Now 3 sectors. First is related with agriculture, second with production, and third with service sector. Now what is the change in these 3 sectors? Now what the change came is shifting of sectors because of certain reasons. This shifted into this, or maybe shifting of this. So changing of sectors basically is known as change in sector. Now for that we'll have to understand what the change is and why the change comes. The first line becomes very important to understand, of course. Generally it is founded in most developing countries. You will have to understand the types of countries also. For that, let me bifurcate this. There are 3 types of nation. First one are developed, second one are developing, and the third one are underdeveloped. See, these are the 3 types of countries. First one is developed. Now these developed countries consist majorly of यूरोपियन कंट्रीज. ये वो कंट्रीज है जिन्होंने इनको अपनी कॉलोनीज बना के रखा था. क्या बना के रखा था? कॉलोनीज मीन्स गुलाम बना करके रखा था. ओके, नाउ वी कम ऑन टू डेवलपिंग कंट्रीज. द कंट्रीज विच गॉट इंडिपेंडेंस between
let me correct it. Between First and Second World War, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये जो टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 1914 to 1919 and second from 1935 to 1939. So this is basically वर्ल्ड वॉर टाइम्स. इनके बीच में अधिकांश या उनके आसपास अधिकांश देश जो थे वो आज़ाद हुए. ये वो जो कंट्रीज़ है ये वो डेवलपिंग कंट्री है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम. इंडिया इज़, इसके अंदर मेजरली आप कह सकते हैं एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है, और अंडर डेवलप्ड. अब अंडर डेवलप्ड में आप अधिकांश मिलेंगे अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, सो ये आपको समझना होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं. सो अगेन, जनरली इट इज फाउंड दैट द डेवलपिंग नेशंस जो हमारे जैसे हैं, दोज हु गॉट फ्रीडम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया के जैसे जो कंट्रीज है जिनको आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल यानी प्रारंभिक, अभी तक वहाँ पे उनको डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं. और वहाँ पे क्या है, दूसरा प्राइमरी सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. अभी भी वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. याद रखना, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पहले का जो इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर था वो एग्रीकल्चर बेस ही था, तो उस बेस को वो तो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे उनको इंडिपेंडेंस मिले ऐसा तो था नहीं कि आकर अचानक से ही सारे इंडस्ट्री सेटअप हो गए. इट टेक्स टाइम. सो एट दैट टाइम वॉट दे हैड इन एयर हैंड, जो उनके हाथ में था, वॉज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, कि अपना जो एग्रीकल्चर है उसी के साथ चलना है, इसलिए उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा. ग्रेजुअली, धीरे धीरे द एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग, अब वो बदलना शुरू हुआ, एंड दिस सेक्टर बिकम प्रॉस्परस, और यही सेक्टर प्रॉस्परस हो गया. ये सेक्टर प्रॉस्परस कैसे हुआ, अब इसके लिए भी वापस आपको देखना पड़ेगा. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एग्रीकल्चर, सॉरी, नाउ दिस इज द सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर. हम इसी की बात कर रहे हैं. अब वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉस्परस बनता गया, समृद्ध बनता गया, इसको बोल देंगे समृद्ध. कैसे बनता गया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि जिससे ये समृद्ध हो गया? तो इसका सीधा सा बताता हूं मैं तरीका आपको. व्हाई इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यूजिंग न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर. जो प्रिमिटिव तरीके थे, जो एंशिएंट तरीके थे, जो प्रिमिटिव तरीके थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, प्रिमिटिव तरीके बंद कर दिए. उसकी जगह पे उन्होंने दे एडोप्टेड मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, नए तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. साथ में दे डोंट kept limitation of their only this what we called agriculture. इसके साथ में उन्होंने substitute डेयरी, पोल्ट्री, ये सारा काम शुरू कर दिया. फिर वो लोग क्या किया, दे started using new techniques of agriculture, जिससे क्या हुआ, and new seeds, advanced seeds, hybrid seeds, है ना. इसीलिए इंडिया के अंदर आप देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, उसी के बाद में सारे ही जो प्रोडक्शन था उसके अंदर इंक्रीज हुआ. तो ये बताना था आपको कि प्राइमरी सेक्टर बेसिकली प्रॉस्परस कैसे हो गया अचानक से. खेत तो वही के वही थे, प्रॉस्परस इसलिए हुआ बिकॉज यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या कहते हैं कि आगे समझ में, ग्रेजुअली द एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग एंड दिस सेक्टर बिकम प्रॉस्परस एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स. ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया.
एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। इसको आप बिल्कुल सीधे से समझ लीजिए। सपोज इफ देर इज वर्क ऑफ डिगिंग, खोदने का काम है, 1-2 आदमी लगा दो कि 10-12 दिन लगाएंगे। इंस्टेड इफ यू यूज अ जेसीबी, वो 10-15 मिनट में काम कर देगा, राइट। सो दैट इज टाइम सेविंग, और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। मैनी पीपल गॉट एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशंस। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में गए। द नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स इंक्रीज, कलाकार है ना, जिसको कारीगर बोलते हैं, उनकी और व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई। एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ सेल, बेचने से लगा संबंधित जो गतिविधियां थी, एंड परचेज और खरीदना, इंक्रीज मैनीफोल्ड, और उसके अंदर अत्यधिक बढ़ाव हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी पीपल गॉट एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ें बन जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑक्यूपेशन, लोगों ने अपने अपने ऑक्यूपेशंस चेंज कर दिए, वो एग्रीकल्चर में नहीं रहे, अब जो अपना प्रोफेशन था वो चेंज कर दिया। इवन आफ्टर दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर एंड, आ गया, अधिकांश चीज़ें किससे उत्पन्न हो रही थी? प्राइमरी सेक्टर से। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और अधिकांश लोग जो थे, जिनको हम कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, उनके रोजगार का जो साधन था, वो उनको उसी से मिल पा रहा था। सो ये आपको समझना होगा कि एग्रीकल्चर जो ये है सेक्टर है, उसके अंदर कैसे वो प्रॉस्परस बने, समझना होगा आपको। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक ही सेक्टर में रहकर प्रॉस्परस कैसे हो जाओगे। आप प्रॉस्परस तब होगे जब उसके अंदर आप न्यू टेक्निक्स यूज़ करोगे, और जो लोगों का नहीं थे, दे स्टार्टेड टू चेंज देयर प्रोफेशन। अब अगले जो पैराग्राफ को है वो हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो इसको आज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझना होगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएगा, तो अंडरस्टैंडिंग से समझाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सेकंड पैराग्राफ ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। टिल देन, गुड बाय।